तो आज की वीडियो में हम रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और उसके टाइप्स एटसेट्रा हम समझेंगे। कल मैंने सेट बताया था, आज देखते हैं रिलेशन को। ये क्या होता है, कैसे होता है, रिलेशन किन किन सेट्स के बीच होता है, कितने तरह का रिलेशन होता है, ये सब देखने वाले हैं। तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू रिलेशन को समझाता हूँ। देखो रिलेशन होता क्या है, एग्जाम्पल से समझो आप। मान लो कोई दो सेट हो। रिलेशन मतलब आप ऐसे वर्ड से तो समझ रहे हो कि संबंध बताता होगा। संबंध मतलब दो सेट के बीच का या दो से अधिक सेटों के बीच का संबंध बताता होगा। दो सेट नहीं है तो एक सेट का उसी सेट के साथ भी संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो देखो मान लो कि कोई एक सेट ए है, कोई सेट बी है और इन दोनों का रिलेशन है। कोई कंडीशन दिया होता है क्वेश्चन में कि उस किस कंडीशन से वो दोनों रिलेटेड हैं। हो सकता है कि ए का स्क्वायर बी हो सकता है कि ए का डबल बी हो, यहाँ दो हो तो यहाँ चार हो, यहाँ मतलब 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंडीशन होता है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं और इस तरह से ए और बी के बीच का रिलेशन बनाते हैं। हाँ, तो बताओ, तो देखो रिलेशन को फिर मान लो कि सेट ए के का एक एलिमेंट ए है जो सेट बी के एलिमेंट बी से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। कुछ भी हो सकता है ये एलिमेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ए को हम बी से मैप कर देते हैं, मिला देते हैं, और रिलेशन के लिए ए टू बी को रिलेशन को हम ऐसे मैप कर देते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली। तो रिलेशन लिखने के लिए हम आर लिखेंगे और रिलेशन के जो रिलेशन होता है वो ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। तो आर लिख करके कर्ली ब्रैकेट में हम ऑर्डर पेयर ए बी लिखते हैं। ए बी क्या है, तो ए है सेट ए का एलिमेंट और बी है सेट बी का एलिमेंट, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उन एलिमेंट को हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरह से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हमको इसको मैप करते हैं रिलेशन को। अब रिलेशन, अब ए बी तो सेट होता है, क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं, बट मैं अभी क्वेश्चन नहीं बताने वाला। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब बताओ कि ए में एक ही एलिमेंट तो नहीं होगा, कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं, बी में भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो मान लो कि सेट ए में m एलिमेंट है और सेट बी में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ देखो एक रिलेशन दिख रहा है, ए से बी का एक रिलेशन दिख रहा है, और एलिमेंट होते तो और रिलेशन होता। तो इस तरह से कितने रिलेशन बन सकते हैं। मैक्सिमम रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो होता है 2 to the power m इंटू एन। एम है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है 2 to the power m इंटू एन। रिलेशन और फंक्शन, दैट इज रिलेशन एंड मैपिंग को मैं एक साथ उसको डिफाइन करूंगा, उसके उन दोनों को कंपेयर करूंगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों कोई मैपिंग कोई ये रिलेशन कहलाता है दो सेट के बीच का, क्यों वो कब वो फंक्शन मैपिंग बन जाता है, तो मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे। एक कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, और इन दोनों का एक रिलेशन दिखाया गया है। 1 एसोसिएटेड है ए से, 1 एसोसिएटेड है बी से भी, 2 किसी से भी नहीं, 3 सी से, और ये डी किसी से भी नहीं। तो क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि दो सेट दिए रहेंगे, दोनों का कोई मैपिंग दिया, मतलब इस तरह का रिलेशन दिया रहेगा और पूछ लिया जाएगा कि इसके डोमेन इस रिलेशन के डोमेन में कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, इसका रेंज बताओ, इसके को डोमेन बताओ। तो ये होता क्या है, डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होता है। देखो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर मतलब इस रिलेशन का जो डोमेन है, वो डोमेन में जो एलिमेंट होते हैं वो ए के एलिमेंट होते हैं। सेट ए के एलिमेंट होते हैं डोमेन ए में, लेकिन कौन से एलिमेंट, जो एसोसिएटेड होते हैं बी के साथ। जैसे देखो यहाँ पे डोमेन आर क्या हो गया, 1 3, 2 नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज 2 इज नॉट एसोसिएटेड विद सेट बी, एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो डोमेन हो गया, डोमेन जब भी लेंगे तो सेट ए से लेंगे और उन एलिमेंट्स को लेंगे जो एसोसिएटेड होंगे, जो खाली होंगे उनको नहीं लेंगे। रेंज निकालना हो, पूछ लिया जाएगा, एक मैप देकर के पूछ लिया जाएगा कि इसका रेंज बताओ, इस रिलेशन का रेंज बताओ। तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के एलिमेंट जो लेंगे हम वो सेट बी से लेते हैं। सेट बी से लेते हैं, सेट बी के उन एलिमेंट्स को लेते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं सेट ए के एलिमेंट से। जैसे यहाँ देखो ए बी सी रेंज में आ गए, ए बी सी, डी को छोड़ दिया हम लोग, क्यों, क्योंकि डी एसोसिएटेड नहीं है ए के किसी भी एलिमेंट से, तो रेंज हो गया ए बी सी। फिर होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन का कोडोमेन होता है पूरा सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, या तो वो एसोसिएटेड हो या ना हो, वो सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज बिलोंग्स टू द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग करेंगे, ये सारे एलिमेंट बन जाएंगे कोडोमेन। ठीक है, देखो टाइप्स।
रिलेशन के टाइप्स। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो देखो, मान लो कि कोई सेट ए है। ए को मैं मान लेता हूँ, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, कुछ भी मान सकते हो। और एक रिलेशन मैं बनाता हूँ। देखो, एक रिलेशन बनाता हूँ। मान लो कि इसमें ये रिलेशन बन रहा है, ए बी का रिलेशन बन रहा है, ए सी का रिलेशन बन रहा है, बी सी का रिलेशन बना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, गिवन कंडीशन जो क्वेश्चन में दिए रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन बनता है। तो ये सेट ए जो है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब तक शो नहीं करेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए तब तक शो नहीं करेगा जब तक, अगर ए बिलोंग करता है ए में, तो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर बी ए में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन में बी भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब ए से जुड़ा होना चाहिए, बी से भी जुड़ा होना चाहिए। फिर देखो, सी अगर बिलोंग करता है ए में तो सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन, मतलब जितने भी एलिमेंट ऑफ ए हैं वो सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए, खुद से एसोसिएटेड होने चाहिए। और वो खुद से एसोसिएटेड होंगे तो फिक्स है कि वो रिलेशन में भी बिलोंग करेंगे। तो अगर ए के सारे एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होते हैं तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। मतलब इफ ए बिलोंग्स टू ए, देन ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। अगर इस तरह का रिलेशन दिख रहा है तो कह दो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है, देखो, सिमेट्रिक रिलेशन। ये देखो, सेकंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहेंगे हम लोग? मान लो कोई रिलेशन है, सपोज करो सिमेट्रिक रिलेशन, सपोज करो कोई रिलेशन है आर, सच दैट, इसमें ऑर्डर पेयर है। कैसे रिलेशन बना हुआ है? ए बी का बना हुआ है, ए बी का रिलेशन बना हुआ है। हाँ, तो इसी रिलेशन में ए बी के साथ बी ए भी होना चाहिए। अगर बी सी ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है तो इसके साथ सी बी भी होना चाहिए। मतलब देखो, सिमेट्रिक है, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए। एक दूसरे का अपोजिट भी ऑर्डर पेयर में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे, किसी भी रिलेशन में अगर हमें इस तरह के एलिमेंट दिखे, ए बी दिख रहा है तो बी ए भी दिखना चाहिए। कुछ भी दिख सकता है, लेकिन इसके रेसिप्रोकल ऑर्डर पेयर भी दिखना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड होता है, देखो, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो ये ट्रांजिट करता है। ट्रांजिट करने का मतलब क्या हो गया? मान लो कि एक रिलेशन है जिसमें जो ऑर्डर पेयर है वो इस तरह से है, ए बी है, बी सी है। तो मस्ट है कि देखो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, फिर बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये मस्ट है, ये बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग करता है आर में, बी सी बिलोंग करता है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो मस्ट है कि ए सी भी हमें दिखना चाहिए इस रिलेशन में, तब इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर देखो, एक और होता है, 4 में होता है, देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये क्या होता है? तो अगर कोई रिलेशन देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन, इफ ए रिलेशन आर satisfies all three रिलेशन, कौन से? नेमली, पहला हो गया रिफ्लेक्सिव हो, सेकंड हो गया सिमेट्रिक हो, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और तीसरा ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशंस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? देखो, तो रिलेशन में मेनली यही होता है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आप क्या क्या ध्यान रखोगे? आप ध्यान रखोगे रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैप कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल होते हैं, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये क्या होता है, रिलेशन के टाइप्स कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, और फिर क्वेश्चन आगे बन जाते हैं आपसे। चलो, अब मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ अब आपको मैपिंग क्या होता है। देखो, मैपिंग को वही लोग फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन
रिलेशन, सेट रिलेशन फंक्शन या सेट रिलेशन मैपिंग। फंक्शन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैपिंग होता है, वो हम देखने वाले हैं। देखो रिलेशन अभी हम लोग जाने कि एक सेट होता है ए, एक सेट होता है बी। इस सेट में मान लो कि कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी कुछ भी। तो यहाँ देखो रिलेशन में क्या है कि हो सकता है ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ये इससे जुड़ा हो, ठीक है। हो सकता है ये खाली भी हो, ये किसी से ना जुड़ा हो। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट जुड़े हों, मैपिंग का फर्स्ट कंडीशन यही है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये देखो यहाँ 5 खाली है, तो इसको मैपिंग नहीं कह सकते। जब तक सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट ना हो जाए सेट बी से, तब तक ये मैपिंग नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाता। अगर 5 किसी से नहीं जुड़ा था तो ये रिलेशन हम इसको कह सकते थे, लेकिन मैपिंग हम नहीं कह सकते थे। मैपिंग तब तक नहीं कहेंगे जब तक सेट ए के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो जाए। मतलब मैपिंग का कंडीशन यही है। रिलेशन और मैपिंग में यही मेन डिफरेंस है कि रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट ब्लैंक खाली हो सकते हैं, किसी से एसोसिएटेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैपिंग में ये कंडीशन मस्ट है कि सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए। ठीक, तो मुझे लगता है कि रिलेशन और मैपिंग का मेन डिफरेंस आप समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो अच्छे से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ चीज़ों को। इसमें भी डोमेन, रेंज, को डोमेन होता है, और वही होता है जो जिस तरह से डोमेन, को डोमेन, रेंज होता है रिलेशन में, वैसे ही फंक्शन में भी होता है। मैपिंग को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ एफ लिख देंगे, फंक्शन ये लिखते हैं इसको ए बी सी, और यहाँ लिखते हो 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक, ये फंक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ एफ दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि वो ए बी सी तीनों मैप होने चाहिए किसी ना किसी से, तीनों ही मैप होने चाहिए, किसी से भी मैप हो सकते हैं। अलग सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से भी हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट से दो सेट ए के दो एलिमेंट एसोसिएट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो मैप होना ही चाहिए, हर हाल में ये मैप होना चाहिए। ठीक, देखो यहाँ से अब इस मैप को देख करके बताओ कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। तो मैंने बोला डोमेन जब भी लेंगे हम लोग तो सेट ए से लेंगे, सेट ए के उन एलिमेंट्स को लेंगे डोमेन में जो एसोसिएटेड हों। और हम लोग जानते हैं कि फंक्शन में तो सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होते हैं, तो इसके डोमेन में सेट ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी तीनों आ जाएंगे, दैट इज पूरा सेट ए आ जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ए पूरा होता है। वैसे अगर मैं कहूँ रेंज, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होगा। तो रेंज तो हमेशा वही होता है, सेट बी से होता है और जो एसोसिएटेड होता है ए से। तो रेंज यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 नहीं होगा क्योंकि 3 4 एसोसिएटेड नहीं है, तो रेंज हो जाएगा। फिर होता है को डोमेन, को डोमेन ऑफ एफ। को डोमेन क्या होगा। को डोमेन हमेशा सेट बी पूरा होता है, चाहे रिलेशन हो या फंक्शन हो, को डोमेन सेट बी पूरा होता है। तो को डोमेन में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 2 3 4। ठीक, ये को डोमेन हो गया। डोमेन, रेंज, को डोमेन समझ चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है। रिलेशन के डोमेन और फंक्शन के डोमेन में इतना ही डिफरेंस है कि फंक्शन के डोमेन में सेट ए पूरा हो जाता है और रिलेशन के डोमेन में सेट ए के वही एलिमेंट होते हैं जो सेट बी से जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन के टाइप्स, मैपिंग के टाइप्स, टाइप्स ऑफ मैपिंग। तो टाइप्स ऑफ मैपिंग कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। हाँ, एक होता है 1 1 मैपिंग, 1 1 फंक्शन या 1 1 मैपिंग। 1 1 को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मैपिंग। 1 1 को ही बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है। देखो मान लो कि एक सेट ए है हमारे पास और दूसरा सेट है बी, और ये फंक्शन है, मैपिंग है। मैपिंग है, इसमें एलिमेंट मान लो कि ए है, बी है, इसमें भी मान लो 1 है, 2 है, 3 है, और ये फंक्शन है। इसका मतलब है कि सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए। फंक्शन का पहला कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो वो रिलेशन होगा लेकिन मैपिंग नहीं होगा। और ये मैपिंग है, इसका मतलब ए और बी दोनों एसोसिएटेड होने चाहिए। तो चलो हम मैप करते हैं। मान लो कि ए 1 से किसी कंडीशन से एसोसिएटेड है, मैप्ड है, और बी मान लो 2 से एसोसिएटेड है। हाँ, तो यहाँ देखो 1 1, इसका 1 और इसका 1, 1 1 1 1, इसको बोलेंगे 1 1 मैपिंग। ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के, मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से जब एसोसिएटेड हो, डिफरेंट ए हैज डिफरेंट बी, उसको बोलेंगे 1 1 मैपिंग। डिफरेंट ए हैज डिफरेंट बी, डिफरेंट ए विथ
डिफरेंट बी, शॉर्टकट में आप देखो डिफरेंट ए डिफरेंट बी से मैप्ड होने चाहिए, तब बोलेंगे उसको हम 1-1 मैपिंग। ऐसे सिंपली समझो 1-1-1-1 अलग अलग होना चाहिए, ठीक। सेकंड हो जाता है, देखो दूसरा हम देखते हैं ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग या फंक्शन, इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसको हम बोलेंगे सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है। सर्जेक्टिव मैपिंग, इसे भी मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ऑन टू क्या होता है, मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट आप मान लो 1 2 3 4 कई सारे एलिमेंट हैं, इसमें भी मान लो ए बी सी इसमें भी है। हाँ, अब देखो ये है फंक्शन, ठीक। फंक्शन तब तक नहीं होगा, मतलब मैपिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी से मैप ना हो जाए। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को मैप करना है, चलो मैप करते हैं। मान लो कि ए 1 ए से मैप्ड हो, 2 बी से मैप्ड हो, 3 सी से मैप्ड हो, ठीक है। क्या ये फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। अभी ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो है अभी भी एसोसिएटेड नहीं है, और फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हो, तो 4 को भी मैप करना पड़ेगा। चलो इसी से कर देते हैं। अब देखो यहाँ तुम देखो फंक्शन, क्या ये फंक्शन बन चुका है? तो चेक करो, ये सारे एलिमेंट मैप्ड हो चुके हैं इसके। हाँ, ये फंक्शन बन चुका है। पर ये कैसा फंक्शन है? क्या ये 1-1 फंक्शन है? तो ये 1-1 1-1 1-1, बट ये 1 और फिर सेम 1 और सेम 1-1 तो नहीं हुआ। ये 1-1 का मतलब है कि डिफरेंट ए हैज विथ डिफरेंट बी होना चाहिए। यहाँ देखो डिफरेंट ए तो सारा है बट डिफरेंट बी नहीं हो रहा है यहाँ, तो ये 1-1 तो नहीं हुआ, ये 1-1 नहीं हुआ। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू का कंडीशन क्या है आप समझो। ऑन टू का कंडीशन है कि सेट बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ऑन टू का मतलब ऑल बी इन्वॉल्व होने चाहिए, ऑल बी इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो ऑन टू कहलाएगा, सर्जेक्टिव कहलाएगा। सर्जेक्टिव का कंडीशन है कि बी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, तो ये सर्जेक्टिव मैपिंग हो गया, ठीक है। सर्जेक्टिव मैपिंग हो गया, तो इससे ये 1-1 तो नहीं हुआ। अब 1-1 नहीं हुआ तो एक और मैपिंग होता है मेनी वन। मेनी वन, इस वर्ड से आप समझ सकते हो मेनी वन का क्या मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। तो देखो मेनी वन होता है जो नॉट 1-1 है। नॉट 1-1 मतलब जो 1-1 नहीं वो मेनी वन, जो 1-1 नहीं होगा वही मेनी वन होगा। ये 1-1 नहीं है तो ये मेनी वन हो गया। देखो मेनी का वन, मेनी वन मतलब मेनी, मेनी का वन, शॉर्ट में ट्रिक से याद रखो, मेनी का वन, मेनी का वन, ये हो गया मेनी वन, मेनी वन मैपिंग। तो ये हो गया मेनी वन, और साथ में क्या ऑन टू है? क्या तो ऑन टू भी है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड है, तो ये हो गया मेनी वन ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो आप मेनी वन भी समझ चुके हो। मेनी वन को हम तो चलो दूसरे डायग्राम से बना लेते हैं। इसमें मैं मान लेता हूँ ए है, बी है, सी है, और इसमें मान लो 1 है 2 है, 2 है, बस 2 ही लो इसमें, ठीक। और भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। चलो ये फंक्शन हो गया, नहीं दिख रहा आपको? देखो मेनी वन को समझो, मेनी का वन, मेनी वन मतलब मेनी का वन, 1 को इससे कर दो, इसको बी सी से कर दो, देखो मेनी का 1 कर दिए, फिर इसको इससे कर दो, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया, क्या ये 1-1 है? 1-1 मतलब अलग अलग ए का अलग अलग बी होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, अलग अलग ए तो है बट अलग अलग बी नहीं है, सेम हो गया, तो ये हो गया मेनी वन। देखो मेनी का 1। अब ये इस एक को 1 मत समझना, 1 मतलब एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एलिमेंट की, किसी एलिमेंट से ये जुड़ चुका है, तो ये हो गया मेनी वन। और ऑन टू है क्या? ऑन टू का मतलब है बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए, तो यहाँ देखो बी का ये 2 जो है एसोसिएटेड नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अब ऑन टू नहीं है तो क्या है? ऑन टू नहीं है तो ये इनटू है, ऑन टू नहीं है तो ये इनटू फंक्शन है, इनटू मैपिंग है। अब इनटू मैपिंग क्या होता है? तो इनटू मैपिंग वही होता है जो ऑन टू नहीं होता है, मतलब जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है, और जो 1-1 नहीं है वो मेनी वन है। तो इनटू मैपिंग क्या हो गया? इनटू का मतलब जो ऑन टू नहीं है, तो ये भी तो ऑन टू नहीं है, तो ये इस मैपिंग को हम कह सकते हैं मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू मैपिंग है ये, ठीक है। इनटू मैपिंग को आप दूसरे फिगर से देख लो, मान लो कि यहाँ 1 है 2 है 3 है, और यहाँ पे है 1 2 3 4, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। अब बताओ ये कैसा फंक्शन है? तो ये देखो 1-1 1-1 1-1, ये अब बन गया है 1-1, और ऑन टू है क्या? ऑन टू मतलब बी के सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, ये नहीं जुड़ा है, तो ये 1-1 इनटू हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1-1 इनटू। कुछ एग्जाम अब नीचे आपको नहीं दिख रहा था, देखो इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है? जो नॉट ऑन टू होगा। नॉट ऑन टू मतलब 1, नॉट ऑन टू मतलब जैसे एग्जांपल देखो, ओहो, सेट ए में हम ले लेते हैं 1 2 3, बी में ले लेते हैं 1 2 3 4। 1 को 1 से मैप कर देते हैं, 2 को 2 से, 3 को 3 से,
4 छूट रहे हैं। तो यहाँ देखो इधर सारे डिफरेंट हैं, इधर भी सारे डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट का डिफरेंट से जुड़ रहा है, तो ये 1 1 हो गया। और ये इनटू क्यों हो गया? क्योंकि सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है तो इनटू हो गया। एसोसिएटेड ये भी सारे हो जाते तो ऑन टू हो जाता। आई होप कि समझ चुके हो।